मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, मैं पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में प्लेटो के बाद अरस्तु का अध्ययन करने जा रहा हूं और अरस्तु पर मैं 5 वीडियो या एपिसोड दूंगा और अरस्तु को संक्षिप्त परंतु व्यवस्थित रूप में आपके सामने रखूंगा। आपसे अपेक्षा है कि मेरे वीडियो के परिप्रेक्ष्य में आप लोग महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन करते हुए आप बीपीएससी या यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैकल्पिक विषय का व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। मित्रों, आज अरस्तु का संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं इस बात को स्पष्ट कर दूंगा कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक कैसे है। यह प्रश्न भी हो जाएगा, आपकी एक प्रश्न की तैयारी हो जाएगी और अरस्तु का सामान्य परिचय भी हो जाएगा। प्राचीन यूनानी विचारक तथा प्लेटो का शिष्य जो बाद में चलकर प्लेटो का आलोचक भी बन गया, अरस्तु है और अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए केवल नहीं है कि उसने दर्शन से राजनीति विज्ञान को अलग करके लगभग 400 ईसा पूर्व में एक अनुशासन के रूप में स्थापित किया। जनक होने के अन्य कारण भी है। वह आगमन सिद्धांत का जो उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति रही है का प्रतिपादन करता है। वह राजनीति पर भूगोल के प्रभाव का अध्ययन करता है जो जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जाता है। वह तुलनात्मक शासन का जनक भी है और लगभग 150 देशों के संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर शासन के वर्गीकरण का सिद्धांत देता है। और उसका यह कहना कि शासन एक से चले या कुछ से चले, बहुतों से चले, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह शासन जनता के हित के प्रति कितनी उत्तरदायी है। जनता के हित के प्रति शासन को उत्तरदायी बताने वाला अरस्तु प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन कहता है। मैं आपको बता दूं कि उस प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन कहता है जिसमें योग्यता का महत्व नहीं है, जिसमें योग्य और अयोग्य के बीच में फर्क नहीं किया जाता। अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक है। अपने गुरु प्लेटो जैसा, यानी यह राज्य की अनिवार्यता, राज्य की सर्वोच्चता की बात करता है और इस अर्थ में अरस्तु आदर्शवादी है। अरस्तु तो राज्य की सर्वोच्चता अनिवार्यता के संदर्भ में यहां तक कहता है कि जो व्यक्ति राज्य से अलग रहता है वह व्यक्ति हो ही नहीं सकता, वह देवता या दानव होगा। वह राज्य की अनिवार्यता के अर्थ में आदर्शवादी है, लेकिन अपने गुरु प्लेटो जैसा आदर्शवादी नहीं है। यह तो ऐसे राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जो यथार्थवादी है। चूंकि वास्तविक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के बाद इसे यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक या दार्शनिक कहा जाता है। अरस्तु यथार्थवादी राजनीतिक विचारक है, परंतु इसके विचारों में अनेकानेक अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता दृष्टिगोचर होती है। मैं आगे जब आपके सामने अरस्तु के विचारों को एक एक करके प्रस्तुत करूंगा तो इसके दासता सिद्धांत की मैं बात करूंगा। यह दासता का समर्थन करता है और सामाजिक व्यवस्था का दास व्यवस्था को आधार बताता है और दासता को भी अनिवार्य मानता है और दोहरे अर्थ में इसे लाभदायक प्रमाणित करने का रूढ़िवादी प्रयास किया है, इसलिए रूढ़िवादी है। यह इसलिए भी रूढ़िवादी है क्योंकि स्त्री को राजनीति और नागरिकता से वंचित करता है। इसलिए भी रूढ़िवादी है कि यह बेमेल विवाह का समर्थन करता है। इसलिए भी रूढ़िवादी है क्योंकि अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसलिए भी रूढ़िवादी है कि इसके विचार जो हैं वह यूनानी संदर्भ में पक्षपातपूर्ण प्रतीत होते हैं। जब हम अरस्तु के विचारों का एक एक अवलोकन करेंगे और उसके बाद जब मूल्यांकन करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अरस्तु किस संदर्भ में रूढ़िवादी या अनुदारवादी कंजर्वेटिव थिंकर है। अरस्तु एक लेखक के रूप में
महत्वपूर्ण है और कहना नहीं होगा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बहुत सी पुस्तकें लिखी गई है। यदि प्राचीन समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें तो अरस्तु द्वारा लिखित पॉलिटिक्स को ही स्थान दिया जाता है, जो 8 भागों में विभाजित है। अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स के अतिरिक्त भी अन्य दूसरी पुस्तकें भी लिखी गई। ऑन द सोल, कॉन्स्टिट्यूशन, पोएटिक्स, कोटेगरीज, टॉपिक्स जैसी कई इन्होंने पुस्तकें लिखी, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स को ही मानी जाती है और स्नातक, स्नातकोत्तर तथा संघ और राज्य लोक सेवाओं के अंतर्गत जिस रूप में अरस्तु को पढ़ाया जाता है वह पॉलिटिक्स ही उसका आधार है, जो उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। मित्रों, मेरे द्वारा भी अरस्तु को जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वह उनकी रचना पॉलिटिक्स पर ही आधारित है, इसलिए उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। अरस्तु के गुरु प्लेटो हैं और प्लेटो से प्रभावित होकर इन्होंने कुछ विचार जरूर दिया है। निगमन पद्धति का इनके रचनाओं में प्रयोग है, लेकिन इसके बाद भी प्लेटो के विचारों की यह कई संदर्भों में आलोचना करते हैं। अरस्तु ने आगमन पद्धति का प्रयोग किया है, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है और अन्य पद्धति भी इनकी महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम इस बात को स्पष्ट करें कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक कैसे है। मैंने बताया, आप भी स्पष्ट करेंगे कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए है क्योंकि इन्होंने दर्शन से राजनीति को अलग किया। दूसरे शब्दों में नैतिकता और राजनीति के बीच विभाजक रेखा खींचते हैं, द्विविभाजन का सिद्धांत देते हैं और यह बताते हैं कि राजनीति धर्म और नैतिकता से अलग है और यह उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार है। और इसी विचार के प्रतिपादन यानी द्विविभाजन सिद्धांत के प्रतिपादन के कारण इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक कहने का दूसरा कारण यह है कि इनके जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं वह यथार्थवादी सिद्धांत है। अपने गुरु जैसा, प्लेटो जैसा इन्होंने आदर्शवादी सिद्धांतों का यानी वैसे सिद्धांत जिनको अमल में लाना कठिन है का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि अपने समय और परिस्थिति के संदर्भ में जो यथार्थवादी विचार थे उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। इसलिए इन्हें यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादन को लेकर भी राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने का एक कारण यह है कि इनके द्वारा आगमन पद्धति का प्रतिपादन किया गया। आगमन पद्धति जिसमें विशेष से समान की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाता है, जो निगमन पद्धति जो सामान्य से विशेष की ओर बढ़ा जाता है का विपरीत सिद्धांत है। और यह आगमन पद्धति बहुत बाद में चलकर आंशिक ही सही अनुभवात्मक पद्धति इंपेरिकल मेथड से मिलता जुलता है, जो व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले अरस्तु के विचारों में हम आगमनात्मक पद्धति देखते हैं, जिसमें आंशिक ही सही कुछ प्रगतिशील पद्धति मूलक मान्यताएं हैं। अरस्तु को इसलिए भी राजनीति विज्ञान का जनक कहा जा सकता है कि पहला विचारक है जिसने राजनीति पर भूगोल के प्रभाव का अध्ययन किया। मानवीय स्वभाव और भूगोल के संबंधों के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों को निर्धारित करने, शासन को अच्छा और आगे या पिछड़ा हुआ बताने का काम किया, इसलिए भी यह जनक है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने का एक कारण यह भी है कि राज्य की उत्पत्ति में बहुत व्यवस्थित विचार देते हैं। हम यह जानते हैं कि 13वीं शताब्दी में राज्य उत्पत्ति का प्रथम सिद्धांत दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, जिसकी आलोचना में 17वीं शताब्दी में सामाजिक संविदा सिद्धांत आया, 18वीं शताब्दी में शक्तिवादी सिद्धांत आया, फिर 19वीं शताब्दी में
मार्क्सवादी राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत आया और 20वीं शताब्दी में राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत आया। राज्य उत्पत्ति के जो 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वह 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक प्रतिपादित हैं और वही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है विकासवादी सिद्धांत है जो 20वीं शताब्दी में प्रतिपादित हुआ। अरस्तु जैसा विचारक जो लगभग 400 ईसा पूर्व में राज्य के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी बातें कही। उन्होंने यह बताया कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को लेकर जब एक दूसरे से मिला, जो शारीरिक और सुरक्षात्मक आवश्यकताएं थी, तब परिवार बना। परिवार एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था बनी और परिवार के बाद समुदाय यानी गांव बना और गांव, कई गांव, हजारों गांव, कई गांव मिलकर राज्य का निर्माण किए। राज्य अंतिम संगठन है जो व्यक्ति की तमाम आवश्यकताओं और उत्तम जीवन को प्रदान करता है। यह राज्य के संबंध में अपना आदर्शवादी विचार दिया, लेकिन यह जरूर कह दिया कि राज्य एकाएक नहीं आया है। राज्य मानवीय आवश्यकताओं का परिणाम है, राज्य विकास का परिणाम है और राज्य चूंकि व्यक्ति की तमाम आवश्यकताओं को अंतिम रूप में पूरा कर देता है, इसलिए वह अंतिम संगठन है। यह राज्य के संबंध में अपनी बात कही और राज्य की उत्पत्ति वाली बात भी बता दी, जो बाद में विकासवादी सिद्धांत को पृष्ठभूमि तैयार करती हुई दिखती है। इसलिए भी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जा सकता है। राजनीति विज्ञान का जनक कहने का एक कारण यह है कि अरस्तु ने यथार्थवादी सिद्धांत देते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, गोल्डन मीन का थियरी दिया। हम लोग आगे देखेंगे कि जो बीच का रास्ता अपनाने के कारण भी उसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। स्पष्ट है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक हैं, केवल इसलिए नहीं कि दर्शन से उन्होंने राजनीति को एक व्यवस्थित अनुशासन बनाया, इसलिए भी कि इन्होंने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अरस्तु पॉलिटिक्स जैसी महत्वपूर्ण रचना अरस्तु की रही, जो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा। यथार्थवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, भूगोल का राजनीति पर प्रभाव बताया, इसलिए भी जनक हैं क्योंकि तुलनात्मक शासन दिया। आपको यह मालूम होनी चाहिए कि अरस्तु ही वह पहला विचारक है जिसने लगभग 150 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करके शासन के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया और उसके अंतर्गत उसने पॉलिटी को यानी वैधानिक तंत्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया। शासन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत जो विशेषताएं बताई और तर्क के साथ जो रखी वह पॉलिटिकल साइंस में महत्वपूर्ण मानी जाती है और बाद के राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए वह ऐतिहासिक आधार और पृष्ठभूमि को भी छोड़ती है। इसलिए बाद के विचारकों के लिए एक शिक्षक के रूप में भी अरस्तु सामने आता है। अरस्तु का कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल साइंस में इतना लैंडमार्क है, इतना महत्वपूर्ण है कि उस आलोक में अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। मित्रों, मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में अरस्तु का परिचय दिया और इस परिचय के दरमियान आपसे यह बता दिया कि वह राजनीति विज्ञान का जनक है। बिहार लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अरस्तु पर भी ऐसे प्रश्न किए गए हैं और मेरे द्वारा जो संक्षिप्त बात कही गई है उसी के आलोक में आप महत्वपूर्ण पुस्तकों का अवलोकन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि अरस्तु या अन्य जो चिंतक हैं उन पर भी मैंने संक्षिप्त रूप में ही लगभग 200 पेज के आसपास उपकार प्रकाशन से काम किया है और उपकार प्रकाशन पर एक जो मेरी किताब है दिखाया था, यह किताब है। यह अगर आप अध्ययन करते हैं तो अरस्तु को बेहतर रूप में समझ जाएंगे। मैंने आज केवल अरस्तु का परिचय दिया, अब अरस्तु के दास्ता सिद्धांत को और अलग अलग सिद्धांतों को मैं प्रस्तुत करूंगा। मेरे द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि 5 एपिसोड में अरस्तु के विचारों को रख दिया जाए। यह पहला एपिसोड है। मित्रों, आप व्यवस्थित रूप में अवलोकन करेंगे। कुछ तथगत बातें होती हैं, जैसे अरस्तु की जन्म वगैरह की अगर बात मैंने उस रूप में
नहीं किया, आप किताब में देखेंगे। मैं अवधारणात्मक और समझ जो स्थापित करने वाली बात है वह मैं आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल सरल शब्दों में वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। आज मैंने केवल परिचय दिया और परिचय के साथ साथ राजनीति विज्ञान का जनक क्यों है इसको स्पष्ट किया। फिर नेक्स्ट एपिसोड में अलग काम करेंगे। ओके, आशीर्वाद।